हाल ही में पब्लिश हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि ब्रह्मांड में हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट के मुकाबले हैबिटेबल एक्सोमून ज्यादा संख्या में होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि हैबिटेबल प्लैनेट एक ऐसे ग्रह को कहते हैं जिस पर जीव जंतुओं के लिए एक परफेक्ट वातावरण और वायुमंडल होता है। एक्सोप्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जो सौरमंडल के बाहर मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक तारे के हैबिटेबल जोन में बहुत कम ग्रह आ सकते हैं, लेकिन वहीं एक ग्रह का चक्कर लगाने वाले कई सारे चांद हैबिटेबल जोन में हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने सौरमंडल में ही देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल में मात्र एक ही हैबिटेबल प्लेनेट है और वह है हमारी पृथ्वी। वहीं शनि ग्रह के करीब 146 चांद है। संख्या ज्यादा होने और कुछ और इंपॉर्टेंस रीजंस की वजह से वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्रहों के मुकाबले चांद पर जीवन मौजूद होने के चांस ज्यादा है। आज हम सौरमंडल के एक ऐसे ही बहुत ही स्पेशल चांद के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसका नाम ट्राइटन है। आप इसे टाइटन मत समझ लेना, शनि ग्रह वाला। इसके बारे में अभी भी यूट्यूब पर ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, नेपच्यून हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है और ये सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह का चक्कर करीब 14 चांद लगाते हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी नेपच्यून ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा मिशन को नहीं किया गया है, जिस वजह से कुछ चांद इसकी कक्षा में अभी भी छुपे हो सकते हैं। नेपच्यून जैसे ग्रहों को आइस जायंट कहा जाता है, यानी ऐसे ग्रह जिनकी सतह बर्फ से बनी हो और वे बहुत ही ज्यादा ठंडे हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि -214 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला यह ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा सूर्य अभी भी मुख्य रूप से इन्हीं दो गैसेज से बना हुआ है, लेकिन इन दोनों के द्रव्यमान में अंतर होने की वजह से यह तापमान के मामले में एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग है। नेपच्यून पर सौरमंडल के सबसे तेज तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर आप नेपच्यून ग्रह के अंदर जाएंगे तो शायद ही आप जमीन पर खड़े हो पाए, क्योंकि यहाँ तेज चलने वाली हवाएं ही आपको उड़ा कर ले जाएगी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे सौरमंडल में शनि ग्रह ही ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना रिंग सिस्टम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सच नहीं है। नेपच्यून के पास भी एक रिंग सिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। नासा द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेपच्यून की रिंग सूर्य के प्रकाश में चमक रही है। इस रिंग के अलावा आपका ध्यान एक और चीज पर गया होगा, नेपच्यून के ऊपर चमकता हुआ यह तारा। वैसे अगर आपको भी ये लगा है कि ये कोई तारा है तो आप अकेले नहीं हैं। असल में ये तेज चमकने वाली चीज कोई तारा नहीं बल्कि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है। ये सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा चांद है और ये अपने रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में रिवॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों के बीच काफी फेमस है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब कोई चांद प्लेनेट की रोटेशन के डायरेक्शन में चक्कर लगाता है तो उसे प्रोग्रेड रेवोल्यूशन कहते हैं। सौरमंडल में इस तरह के रेवोल्यूशन के कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है हमारी पृथ्वी और चांद। हमारी पृथ्वी जिस दिशा में अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है उसी दिशा में चांद भी इसकी परिक्रमा करता है, लेकिन नेपच्यून और उसके सबसे बड़े चांद के साथ ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चांद असल में नेपच्यून के ऑर्बिट में बना ही नहीं था। एक थ्योरी ये कहती है कि ये चांद असल में सौरमंडल के बाहरी हिस्से से नेपच्यून के ऑर्बिट में आकर फंस गया और इसी का चक्कर लगाने लग गया। नेपच्यून ग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का अंत नहीं होता, बल्कि इसके बाद शुरू होती है कुइपर बेल्ट की शुरुआत। यह एक ऐसा एरिया है जहां पर हजारों बर्फ और धूल के पत्थर मौजूद है जो कई बार ग्रहों से आकर भी टकराते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्राइटन भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे अपनी तरफ आकर्षित करके इसे अपना चांद बना लिया। दोस्तों, कुछ ऐसी ही थ्योरी हमारी पृथ्वी के चांद के लिए भी बताई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारे चांद की फॉर्मेशन एक दूसरे प्लैनेट के पृथ्वी से टकराने की वजह से हुई थी। वह प्लेनेट करीब मंगल ग्रह के साइज का हुआ करता था और एक अनस्टेबल ऑर्बिट होने की वजह से वह पृथ्वी से आकर टकरा गया था। दोनों के टकराने की वजह से बहुत सारी धूल और पत्थर पृथ्वी के ऑर्बिट में जाकर इकट्ठा हो गया और उन्होंने एक रिंग की फॉर्मेशन कर ली। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह रिंग आपस में जुड़ने लगी और इसने एक चांद की फॉर्मेशन कर ली। वैज्ञानिक बताते हैं कि ट्राइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है और इसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है। इस चांद के बारे में एक और खास बात यह है कि इस पर कई सारे ज्वालामुखी मौजूद है जो लगातार फटते रहते हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये ज्वालामुखी गर्म पदार्थ नहीं बल्कि ठंडे पदार्थ को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी
अपने अंदर से लावा और पिघले हुए मेटल को बाहर निकालते हैं, वैसे ही सौरमंडल के बाहरी हिस्से में जितने भी ज्वालामुखी मौजूद है वे अपने अंदर से ठंडे मटेरियल्स और गैसेज को रिलीज करते हैं। इस चीज को क्रायोवोल्केनिज्म कहा जाता है और ऐसे मटेरियल्स को बाहर निकालने वाले ज्वालामुखियों को वैज्ञानिक क्रायोवोल्केनोज कहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ट्राइटन के क्रायोवोल्केनो से बर्फ के टुकड़े और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस बर्फ का तापमान भी -235 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो किसी भी चीज को तुरंत जमाने के लिए काफी है। इस चांद की डिस्कवरी किसी मॉडर्न टेलीस्कोप से दोस्तों नहीं की गई, बल्कि 1846 में बनाए गए एक नॉर्मल टेलीस्कोप से इसे खोजा गया था। विलियम लसेल नाम के खगोल शास्त्री ने इस चांद को नेपच्यून को डिस्कवर करने के मात्र 17 दिन बाद ही ढूंढ लिया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस चांद का नेपच्यून ग्रह पर एक बहुत ही बड़ा असर पड़ता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नेपच्यून के बहुत नजदीक मौजूद है। ट्राइटन अपनी सतह पर पड़ने वाली 70% सनलाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। यही कारण है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस तस्वीर में कई लोगों को ये बिल्कुल एक तारे के जैसा दिखाई देता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी से ये पता चला है कि ट्राइटन की सतह बहुत नई है और ये एक जियोलॉजिकली एक्टिव चांद है। हर ग्रह और चांद के केंद्र में कुछ न कुछ प्रक्रिया चला करती है और उस ग्रह के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लाने की ताकत रखती है वो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम अपनी पृथ्वी को ही देख सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र में कई सारे मेटल मौजूद है जो हाई तापमान की वजह से ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं मेटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होकर इधर उधर मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जैसा कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट होता है, जो हमें हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के रूप में दिखाई देता है। आपने कहीं न कहीं इन सुंदर नेचुरल लाइट्स के वीडियोज को देखा ही होगा। इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स या अरोराज कहा जाता है। जब सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तब ऐसी लाइट्स की फॉर्मेशन होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ ऐसे ही इंटरनल प्रोसेस ट्राइटन के अंदर भी चल रहे हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि इस चांद की सतह के नीचे लिक्विड ओशियन भी मौजूद हो सकता है। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि आखिर इस चांद के पास पानी कहां से आया होगा। इस सवाल के मुख्य रूप से दो ही उत्तर होते हैं। पहला एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट और दूसरा नेचुरल फॉर्मेशन। एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है कि कई सारे ऐसे पत्थरों का चांद या ग्रह से टकराना जिनके केंद्र में बर्फ मौजूद हो। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर भी पानी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया से आया था। इसे वैज्ञानिक द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से बुलाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई साल पहले ट्राइटन पर भी कई सारे एस्ट्रॉइड ने हमला बोला हो, जिससे इसमें लिक्विड समुद्र की फॉर्मेशन हो गई हो। हालांकि इस थ्योरी से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि ट्राइटन पर पानी की फॉर्मेशन नेचुरली हुई होगी। सौरमंडल में मौजूद ऐसी कई सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद है जिनकी बर्फीली सतह के नीचे लिक्विड ओशियन मौजूद होने के हाई चांस बताए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि उसके लिक्विड ओशियन में जीवन मौजूद होने तक के हाई चांस है। ट्राइटन के बारे में डिटेल्ड जानकारी निकालना अभी भी वैज्ञानिकों के बस में नहीं है, क्योंकि आज तक बहुत कम ही स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर की डिस्टेंस तक जा पाए हैं। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक इस चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में नासा नेपच्यून के लिए एक डेडिकेटेड मिशन भी लॉन्च कर सकता है, जो देखना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे सौरमंडल में आपका सबसे फेवरेट चांद कौन सा है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।